हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश पाइप के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम प्रकाश पाइप्स। ठीक है, इसे एनएससी पे आप पीपीएल भी लिख करके सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम इस कंपनी की बात करेंगे। तो कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं 138 रुपये का शेयर है। ठीक है, और कंपनी ने ऑल टाइम में जो रिटर्न दिया है वो 46% का रिटर्न दिया है। एक शेयर पे बोले तो 43 रुपये का अभी तक का प्रॉफिट इन्होंने दिया है। तो अभी हम कंपनी का जो है मैक्सिमम चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो 210 रुपया था। ठीक है, 52 वीक हाई। और अभी कंपनी का 138 रुपया चल रहा है। तो लगभग 70 से 72 रुपये की कंपनी में गिरावट है। तो अभी इसको हम परसेंटेज में देख लेंगे। तो हम जब इसको एक साल से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे हाई बनाया था। ठीक है, इस जगह पे, और यहाँ से कंपनी अभी हम देख रहे हैं। तो एक मिनट, जूम हो जा रहा है। और यहाँ से हम देख सकते हैं तो कंपनी में अभी 30% की गिरावट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में अभी तक एक साल में 30% की गिरावट हो चुकी है। तो गिरावट तो अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि कंपनी के पैरामीटर कैसे हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इसको ऑल करेंगे तो लगभग इसने निफ्टी 50 के बराबर ही रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने जितने समय में 48% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में इस पीपीएल ने 45% का रिटर्न दिया है। तो आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो पीपीएल का है। तो आप देख सकते हैं कि अभी दोनों के जो बिंदु हैं वो एक साथ एक जगह पे आके रुके हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एनएससी की साइट पे आके। तो अभी इसमें एनएससी की साइट खुल नहीं रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बदले हम अभी इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश पाइप सेक्टर कौन सा है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती है और नाम से ही पता चलता है कि प्लास्टिक का प्रोडक्ट है और पाइप्स इसका नाम है। तो ये प्लास्टिक की पाइप वगैरह बनाती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम सबसे पहले इनके रिजर्व एंड सरप्लस चेक करेंगे। तो आप इनके रिजर्व एंड सरप्लस देख सकते हैं। तो कंपनी के पास तो पहले जीरो था, 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद 88 करोड़ 75 लाख हुआ। फिर उसके बाद 111 करोड़ 92 लाख हुआ, बढ़ गया था। फिर 167 करोड़ 64 लाख हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 211 करोड़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीरो से 88 हुआ, फिर 111 हुआ, फिर 167 हुआ और 211 हुआ। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से बढ़ते हैं? तो कंपनी को जो हर साल प्रॉफिट होता है उसमें से वो कुछ अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में डालती है। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बढ़ते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है। ठीक है, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 42 लाख का कर्जा है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 4 करोड़ 68 लाख का कर्जा है। ठीक है, तो अभी हम इसको देख भी लें तो कंपनी के ऊपर लगभग अगर हम दोनों को मिक्स भी कर दें तो 5 करोड़ 10 लाख का कर्जा है। तो ये कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है और कर्जा होना कोई पाप भी नहीं है। अगर आपने कर्जा लिया और बिज़नेस को सही दिशा में सही दिशा में लेके जा रहे हैं और उनके जो अमाउंट है, जो भी डेप्ट है, जो भी कर्जा है, आप उसको सही रोटेट करके उसे वापस कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमने देख लिया और बोरोविंग भी देख लिया। अभी हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो अभी हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है, 331 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत छोटी कंपनी है और जितना मार्केट कैप कम रहेगा, जितनी छोटी कंपनी रहेगी, उस कंपनी में रिस्क भी उतना ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि कंपनी छोटी तो अपने सेक्टर में लीडर तो होगी नहीं। और आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर मामूली से कर्जे हैं, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। ठीक है, तो कंपनी पूरी डेट फ्री मान के आप चलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अपने सेक्टर में जो है 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, प्रकाश पाइप्स।
ठीक है। उसके बाद हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 से हम इनके रिजल्ट देख रहे हैं। तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बस 12, 11, 13 इस तरह से चलता रहता है। बीच बीच में 14 भी था। तो अभी जो करंट है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है। ठीक है। उसके बाद हम रिजल्ट देख रहे हैं इनके। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कंपनी 7 करोड़ कमाई, फिर डाउन हुई 4, फिर 7, फिर 9, 9, 10, 11, 12, 11, 13, 25, 13, 13। ठीक है। तो इस तरह से कंपनी कमा रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे हर क्वार्टर में बढ़ भी रहा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। एक भी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस नहीं किया है। ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी अगर कर्जा ले भी ली है तो कोई गलत बात नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद आप ईपीएस भी देख सकते हो। तो 5 रुपये 61 पैसे का ईपीएस है। ठीक है। तो ये था क्वार्टरली रिजल्ट। ईयरली रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 से ही है। तो आप इनका देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं। तो कितना था, 341 करोड़ था, फिर बढ़ गया 385 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 476 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 617 करोड़ हो गया, फिर इनका सेल्स बढ़ गया 728 करोड़ हो गया। तो बिज़नेस में सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ आपका सेल्स है। जब सेल्स होगा तभी आप उस पर कितना परसेंटेज लेना है ओएमपी निकालेंगे, और उसके बाद मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद फिर आप टैक्स देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स है। तो आप देख रहे हैं कि 2019 से इनकी कंटिन्यू सेल्स बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी बात है, सेल्स इनकी बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये सेल्स था। ठीक है। 341 करोड़ का सेल्स किया। तो उसके लिए एक्सपेंसेस, मतलब 341 करोड़ का सेल्स करने के लिए इनको कितना खर्चा करना पड़ा? 302 करोड़ खर्चा करना पड़ा। तो 341 में से हम माइनस कर देंगे 302 करोड़, तो क्या आ जाएगा? 39 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 327 करोड़ 728 करोड़ कमाने के लिए 642 करोड़ का खर्चा किया। मतलब वही रॉ मटेरियल लाए होंगे, फिर मशीन में डाले होंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, लेबर कॉस्ट होगा, इस तरह से सब कुछ करके 642 करोड़ खर्चा हो गया 728 करोड़ का सेल्स करने में। तो आपको क्या मिला? तो हमने सेल्स की, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो आप इसका मार्जिन देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 12% है। ठीक है। तो कितना कमाया इन्होंने? 12% कमाया। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट है 4 करोड़ का, वो तो आप जानते ही है। फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप देख सकते हैं 38 करोड़ था, 34 था, फिर 51 था, 67 था, और फिर 91 था। ठीक है। तो 91 अभी, तो इसमें एक क्वार्टर का और रिजल्ट जुड़ेगा अभी। तो इसमें से इन्होंने क्या दिया? टैक्स दिया। तो जो कमाया उसका 25% टैक्स दिया, 28%, 30% और 30%। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट मतलब एकदम पेवर प्रॉफिट। सब कुछ निकालने के बाद कंपनी के पास क्या बचा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 करोड़, यहाँ पे डाउन हुआ 25 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर 47 करोड़ और 65 करोड़। तो कंपनी 5 साल पहले जो कंपनी 29 करोड़ कमाती थी, आज वो 65 करोड़ कमा रही है। तो इसमें ग्रोथ है कि नहीं है? ग्रोथ है। सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है। ठीक है। और आप इसका ईपीएस भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब इसका ईपीएस देखेंगे तो 27 रुपया 5 पैसा निकल के आ रहा है इसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम एक आ जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 44% का ही है। एफआईआईएस बहुत कम है, 0.08 है। डीआईएस भी बहुत कम है, 0.02 है। तो पब्लिक एफआईआईएस और डीआईएस इसमें बहुत कम है। शायद कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, या कंपनी उनको रिसर्च के हिसाब से उन्हें ठीक नहीं लग रही होगी, जो भी है। ठीक है। और पब्लिक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक जो है 55% है, 55.62% है। ठीक है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में प्रोमोटर जो थे सिर्फ 38% थे। ठीक है।
38.87 थे, फिर यहाँ पे बढ़ गया 38.99 हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया 40.40 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 41.72 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 44.9 हो गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 44.27 हो गया, और अभी कंपनी वहीं पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी धीरे 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 अपने जो शेयर हैं उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाती जा रही है। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो है कंपनी के जो मालिक है, जो प्रमोटर है, वो उनको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है कि ये कंपनी आगे जाके कुछ बड़ा कर सकती है, उनको विश्वास है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी की हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे ही कंपनी में। और आप देख सकते हैं पब्लिक जो यहाँ पे थी 60% थी, ठीक है। फिर 60.84 थी, फिर 60.70 हुई, ठीक है, फिर 59 पॉइंट हुआ, ठीक है, फिर 58 पॉइंट हुआ, फिर 57, फिर 55, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे 55, और अभी कंपनी का जो है 55.62 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक कम होते जा रही है और प्रमोटर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें प्रमोटर अपने बिजनेस में और अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर को विश्वास है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ये कंपनी कुछ न कुछ बड़ा करेगी, अच्छा खासा रिटर्न बना सकती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो आप देख रहे, सबसे पहले तो इनका बिज़नेस जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट का है, और ये पाइप वगैरह बनाती है। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट और पाइप वगैरह तो हमेशा बिज़नेस इनका चलता रहेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में पाइप वगैरह तो कहीं ना कहीं फिट करना ही पड़ता है, लगे ही रहता है, ठीक है। तो बिज़नेस इनका ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इनका चार्ट देखा, तो इनका चार्ट भी जो है मैक्सिमम अच्छा ही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कंपनी में अभी 30% की गिरावट है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं, और कंपनी भी अच्छे खासी मतलब प्राइस पे मिल रही है, 138 रुपया, तो कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, ठीक है। फिर उसके हमने इसके सेल्स देखे, रिजर्व एंड सरप्लस देखे, तो वो भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग ना के बराबर है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी ना के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखा, तो क्वार्टरली रिजल्ट तो प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है। साथ साथ में इनका प्रॉफिट हर साल हर क्वार्टर में बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है। हमने इनका सेल्स देखा, ईयरली में सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात लगी इसमें कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें पब्लिक ज़्यादा है और प्रमोटर कम है, तो ये एक नेगेटिव बात होती है। लेकिन अभी इसमें एक पॉजिटिव बात ये निकल के आ रही है कि पब्लिक धीरे धीरे कम हो रही है और प्रमोटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस ट्रैक को देखते हुए, ये रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में प्रमोटर और अपनी इसमें होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो होल्डिंग बढ़ाने से क्या होता है, मार्केट में जो शेयर है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रमोटर के शेयर तो उसमें रहे, प्रमोटर के पास चले जाएंगे तो मार्केट में क्या होगा, शेयर कम होगा, शेयर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो शेयर के भाव भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये सब इसमें अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें अच्छी बातें हैं, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कीजिएगा और डिटेल में इसकी जानकारी निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हमें इसी तरह से जानकारी निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको ये शेयर अच्छा लग रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क के ऊपर। मेरे कहने से आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।